अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद, इन्होंने अभी कहा है भारत के मुसलमानों को कि अगर भारत के मुसलमान तकलीफ़ महसूस करते हैं भारत में, तो वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। उनको मुफ्त में खाना, घर और नौकरी दी जाएगी। ये मुफ्ती तारिक मसूद वही है जो अपने भाषणों में, अपने लेक्चरों में सब मुसलमानों को ये तबलीग करता है कि कम से कम 4 शादियां करो। और ये भी कहता है कि अगर कोई 32 साल की नहीं मिलती तो 16-16 की 2 मैं करा दूंगा। ये भारत के मुसलमानों को दावत दे रहा है। अपने मुल्क में खाने को पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जॉब देने का वादा कर रहा है, घर देने का वादा कर रहा है। पहले ये पाकिस्तान के लोगों को तो संभालें। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान की एक्स वाइफ जमाइमा गोल्डस्मिथ मल्टी मिलियनर कैमरून ओरेली के साथ शादी कर रही हैं। पिछले 12 महीने से वो उनको डेट कर रही थी। उस पे नून लीगियों ने और पाकिस्तान के वो लोग जो इमरान खान से नफ़रत करते हैं, उन्होंने ऐसी बदतमीज़ी फैलाई हुई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। देखें, इमरान खान की जो 3 बीवियां हैं, इसमें ये जमाइमा ही एक ऐसी है जिसने अपने कैरेक्टर से साबित किया कि एक अच्छी औरत कैसी होती है। बाकी डेट करना और ये वेस्टर्न कल्चर में है हिस्सा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर यहाँ की कल्चर, यहाँ का कानून किसी औरत मर्द को डेट करने की इजाज़त देता है तो। वरना इन्होंने इमरान खान का जितना साथ दिया है किसी ने नहीं दिया। और इवन इमरान खान की वो बेटी जिसको के इमरान खान खुद अपना नाम नहीं दे रहा था, अपना नहीं रहा था, उसको उसने पाला है, अपने घर में रखा है कई सालों से। मैं नहीं समझता कि किसी को भी किसी के ज़ाती शादी करने के फैसले पे कोई एतराज़ होना चाहिए। इमरान खान की बाकी जो बीवियां हैं 2, जो रहम खान है, उन्होंने भी तीसरी शादी की अभी। उस पर तो कोई नहीं बोला क्योंकि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टें करती हैं, तो वो आर्मी की गुड बुक्स में। एनीवे, अजीज़ दोस्तों, मैंने कल की एक वीडियो में पाकिस्तान आर्मी के जनरलों की अय्याशियों की जो दास्तान बताई थी, जिसमें बताया था कि किस तरह एक 19 साल की लड़की को, जो कि अपने एक आर्मी के कैप्टन की बीवी होती है, उसको कराची से मेजर जनरल ने बुला के 1 हफ्ता उसका बलात्कार किया। तो ये खबरें कोई नई नहीं हैं, खुल के सामने आई हैं अब जाके प्रूफ के साथ। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह एक आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का लेफ्टिनेंट अरहाम था, अरहान रज़ा हैदर, उसने भी सुसाइड की थी। और ख़बर यही थी कि उसने सुसाइड इसलिए की थी कि उसके साथ मतलब हैरेसमेंट हुआ था, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। और ये भी एक ख़बर है कि पाकिस्तान आर्मी में यंग लड़के जो होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं। अजीज़ दोस्तों, इस तरह की एक और ख़बर आई थी कि अक्टूबर 2024 में मेजर असद ने 22 साल की एक लड़की कंजा के साथ शादी की। उस वक्त उसका सीनियर, जो कि उस वक्त ब्रिगेडियर था, अब मेजर जनरल है, नोमान मंजूर ऐवान, उसने वलीमा पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल भूरबन में करवाया इसका। और फिर वलीमे के बाद इसने असद, लेफ्टिनेंट मेजर असद जिसकी शादी थी, उसको साइड पे बुलाया और उसने कहा कि तुम अपनी बीवी, नई बीवी जो दुल्हन है, उसको लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह, कोर कमांडर गुजरांवाला के हवाले कर दो। अगर नहीं करोगे तो या तो तुम शहीद कर दिए जाओगे या फिर तुम्हारी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे तुम्हारे को नानी याद आ जाएगी। असद ने एग्री किया और लेफ्टिनेंट जनरल
इमदाद हुसैन शाह ने उस नई नवेली दुल्हन के साथ एक पूरा हफ्ता बलात्कार किया। असद को इसके बदले में 2000 इसके बदले में इसको एक रेंज रेवर 2022 के मॉडल की मिली और इसको बहुत ही जहलम गुजरांवाला में 5 साल ऐसी जगह पे पोस्टिंग की गई जहाँ पे खूब माल बनाने का काम था। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अजीज़ दोस्तों, आज सुबह की एक वीडियो में मैंने आपके सामने इस्लामाबाद में जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ट्विन टावर का जो घपला रखा था, उस सिलसिले में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। नवाज शरीफ की बीवी का भांजा ख्वाजा साद रफ़ीक, जो कि कई बार मिनिस्टर रहा है, इसका आधा ख़ानदान पार्लियामेंट में रहता है, मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मिनिस्टर बनते हैं। उसके बारे में आया है कि उसके 8 अपार्टमेंट थे उस बिल्डिंग में। अजीज दोस्तों, मैं तो सोच रहा था करोड़ों का अपार्टमेंट होगा, वो अरबों का अपार्टमेंट है। एक एक अपार्टमेंट कई कई अरब रुपए का है। तो उसको जब पूछा गया तो इसने कहा कि मैं एक भी फ्लैट मेरा उस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के टावर में नहीं है, और मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं अरबों रुपए का अपार्टमेंट खरीद सकूं। इसने कहा कि कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मेरे नाम पे 8 अपार्टमेंट वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। मेरा नाम, मेरा सिग्नेचर और मेरा आईडी कार्ड यूज़ हुआ है। मैंने टावर ओनर्स को कई बार बताया कि ये फ्लैट मेरे नाम से हटा दें, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे। और कल रात को मुझे पता चला है कि ये सारे अपार्टमेंट 8 मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने मेरे नाम पे खरीदे हैं, और मेरे इंफॉर्मेशन के बगैर बैंक ने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। कितने मासूम हैं ये लोग। अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि खबरें आई कि जरदारी के बैंक अकाउंट, जरदारी के चपड़ासी के बैंक अकाउंट में अरबों रुपया जमा है। और ऐसे नवाज शरीफ के बेटा है जो हम शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमज़ा, उसके पर्सनल असिस्टेंट और घर में काम करने वाले नौकरों के अकाउंटों में अरबों रुपया जमा हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों, ये कहानियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन जिस बेदर्दी से ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, भारत के इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया है, जो 3 खास तौर पे 5 स्टेट में इलेक्शन थे, जिसमें 3 बहुत वाइटल थी, केरला, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो केरला में लेफ्ट का एक लंबा अरसा ख़त्म हुआ और अब वहाँ पे लेफ़्ट की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। भारत के तकरीबन तमाम स्टेट में अब लेफ़्ट की कंट्रोल ख़त्म हो गए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीत गई है। ममता का 15 साल का पीरियड ख़त्म हुआ और ममता का 15 साल का ये जो जुल्म और जबर का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। और इसी तरह असम और पुदुचेरी भी बीजेपी जीत गई। और तमिलनाडु में स्टालिन, जिसका बेटा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा था कि सनातन को दुनिया से मिटा देना चाहिए। तो आज स्टालिन की पार्टी भी मिट गई है, सनातन को वो आँच भी नहीं आई। और वहाँ पे सुपरस्टार, तमिल सुपरस्टार विजय जोसेफ जीत गए हैं। और ये वहाँ की पब्लिक जो कि मुख्तलिफ लोगों को आजमा के थक गई थी, तो उन्होंने एक सुपरस्टार को मौका दिया है। अजीज़ दोस्तों, इमारात में काम करने वाले, रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पे ख़ास तौर पे शियाओं को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तानी अफ़गानी रेफ्यूजीज़ जो कि 40-45 साल से यहाँ रह रहे थे, उनके कारोबार थे, इनके घर थे, प्रॉपर्टियाँ थीं, उनको 3 कपड़ों से निकाल दिया गया था और उनका सब जब्त कर लिया गया था। ऐसे ही इमारात भी कर रहा है। और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि लोगों को बुलाया जाता है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पे कंपनी की तरफ से बुलाया जाता है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया जाता है और सीधा एयरपोर्ट ले जाके
डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से। Authored a piece today talking about Pakistani citizens in the Emirates. Tell us about it. Yeah, so we read about the loan repayment, but the UAE, perhaps as a punitive measure, and perhaps to hurt Pakistan in some way, has been deporting Pakistani Shia residents, including those who call the UAE home for the last over 2 decades, and a lot of migrant workers, and they've been arbitrarily like detaining them, deporting them. People spoke to us about the mistreatment in the detention centers and how they were just put in flights with their ID cards cancelled and bank accounts frozen, and they've just been sent back, and perhaps these are in thousands. Like a Shia leader told us that maybe 15,000 people have been deported. 15,000 people, and so what does that tell you? Is it squarely about the Iran war? What's it about? Yeah, I think it's a part of that, like the rift with the Saudi, Pakistan's closer, growing ties with Saudi, uh, and also like a muted response to the Iran war. So it's a part of that trend. Part of that trend, and it brings us to the central question, which is how Pakistan found itself. पाकिस्तान इस पे इसलिए एतराज़ नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने खुद अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ ये किया है। इमारात में काम करने वाले लोग वर्क वीज़ा पे होते हैं और उसमें जब मर्जी आए कंपनी उनको निकाल के फेंक सकती है बाहर, जबकि पाकिस्तान में रेफ्यूजी स्टेटस पे जो लोग थे जो 40-45 साल से रह रहे थे और उनकी 3-4 नस्लें पाकिस्तान में बड़ी हो चुकी थी, ऐसे कई अफ़गानी थे जो कि पैदा ही पाकिस्तान में हुए थे, कभी अफ़गानिस्तान गए नहीं थे, उनको वापस भेज दिया। तो फिर पाकिस्तान को शिकवा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब आप लोग मोहताज हों, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हों दूसरों के ऊपर, भीख के ऊपर, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और इमारात के ऊपर, तो फिर ये जब दो हाथी लड़ रहे हो ना तो उसमें बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। और यही पाकिस्तान ने किया कि इमारात और सऊदी अरब के जब मामलात ख़राब थे, ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को पता नहीं था, तो पाकिस्तान ने जाके सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट किया। इसका मतलब आप पार्टी बन गए। आप अगर सऊदी अरब की गोद में जाके बैठ गए तो आपको फिर इमारात से जो हो रहा है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए। दूसरा, ईरान वाले मामले में भी पाकिस्तान ईरान के लिए 6 ट्रेड रूट खोलेगा, पाकिस्तान ईरान को फेस सेविंग देगा। वो ईरान जिसने इमारात पे हमले कर कर के तबाहियाँ मचा दी, तो फिर इमारात सब कुछ करने का हकदार है। देखें, इमारात और सऊदी अरब, इन दोनों से दुनिया के तकरीबन मुल्कों के रिश्ते हैं, ज़रूरियात हैं, ट्रेड रिलेशनशिप हैं। चाइना और इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के मिलियंस ऑफ लोग इन दोनों कंट्रीज़ में काम करते हैं, रहते हैं। तो इंडिया क्यों पार्टी नहीं बना? इंडिया क्यों किसी एक की गोद में नहीं बैठा? न्यूट्रलिटी दिखाई और दुनिया कह रही थी कि देखो पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पे कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, इंडिया आइसोलेट हो गया है, इंडिया को कोई भाव नहीं पूछ रहा। तो भाई साहब, अब आपको पता चल गया कि क्यों इंडिया न्यूट्रल रहा। आज पाकिस्तान को यूनाइटेड अरब इमारात से बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू आता है, रेमिटेंस आता है, फॉरेन एक्सचेंज इनका इस पे डिपेंडेंट है। आप सोचें तो सही, लाखों लोग पाकिस्तानी जब नौकरियों से निकाल के वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे तो आप उनको संभालेंगे कैसे? तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान ही हैं। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं पीएसएल की तरफ आऊँगा कि पीएसएल ख़त्म हो गया, पीएसएल का फाइनल हो गया और बाबर आजम की पीएसएल की पेशावर ज़ल्मी टीम जीत गई है। पूरे पीएसएल में पब्लिक को
ग्राउंड में आने की इजाज़त नहीं थी, खाली ग्राउंडों में मुकाबला हुआ और फिर फाइनल में इजाज़त दी गई तो भी 5,000 लोग फाइनल देखने के लिए आए। लोगों के पास हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे में लोग कैसे ग्राउंड में आएंगे? और मेन वजह जो ग्राउंड में लोगों को रोकने की थी वो ये थी कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। और यही हुआ। मोहसिन नकवी फाइनल में जब ग्राउंड में दाखिल हुए तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। मरियम नवाज जब ग्राउंड में थी तो मुसलसल इमरान खान जिंदाबाद और इनके खिलाफ नारे लगते रहे। तो डरे हुए हैं ये लोग। इन लोगों का क्या है? वो लोग जो पीएसएल को आईपीएल से ना सिर्फ कंपेयर करते हैं बल्कि बेहतर बताते हैं, उनको मैं बता दूं कि पीएसएल का 2025 का रेवेन्यू था पाक रुपीस 650 से 800 करोड़ रुपया और आईपीएल का रेवेन्यू था 10,000 इंडियन करोड़ रुपया, यानी 30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। 650 और 30,000 फर्क देख लें। सबसे महंगी टीम जो पीएसएल की है वो सियालकोट स्टैलियंस है, जो कि पाक रुपीस 185 करोड़ की। आरसीबी आईपीएल की सबसे महंगी टीम है 16,706 करोड़ इंडियन रुपया, यानी 50,000 करोड़ की टीम है आरसीबी पाकिस्तानी रुपये में, और सियालकोट स्टैलियन 185 करोड़ की। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़ रुपया इंडियन। पीएसएल का सबसे महंगा खिलाड़ी स्टीव स्मिथ 14 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, यानी आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है ना वो 80 करोड़ पाकिस्तानी रुपया और पीएसएल का 14 करोड़ रुपया। इनाम की रकम पीएसएल की 4 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, आईपीएल की 20 करोड़ रुपया इंडियन, यानी 60 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है आईपीएल की विनिंग टीम की इन रकम, और पाकिस्तान की पीएसएल की 4 करोड़ रुपया। कंपैरिजन की और बात करें तो देखें, पीएसएल है ना, उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो उसका रिले करने का जो हिसाब किताब है, वो सब ऐसा था कि लोग सोचते थे कि जो लोग इन दोनों लीगों को कंपेयर कर रहे हैं वो कैसे। और फिर सबसे बड़ी बात कि किसी आईपीएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी खिलाड़ी से ये सवाल नहीं किया गया कि आईपीएल बेहतर है कि पीएसएल, या इवन आईपीएल बेहतर है कि बिग बैश लीग या इंग्लैंड की 100। पाकिस्तान में जब भी कोई खिलाड़ी बैठता था, ख़ासतौर पे फॉरेन प्लेयर, डेविड वार्नर और ये मार्नुस लबुशन, तो सवाल होता था कि आईपीएल बेहतर है कि पीएसएल, और खिलाड़ी तंग आ गए थे। कोई कंपैरिजन नहीं है तो आप सवाल क्यों करते हैं? दूसरा ये है कि मैच टाइमिंग चेंज होते रहे बार बार, ग्राउंड्स कभी कौन सा कभी कौन सा कभी कौन सा, कोई रीज़न नहीं बताया जाता था। जर्सियों के कलर बार बार चेंज होते रहते थे, इवन बॉल भी हर बार अलग अलग दिखाई दी जाती थी। आईपीएल में कई इनाम लाख लाख रुपए के होते हैं हर मैच के बाद। डॉट बॉल जिसने सबसे ज़्यादा कराई 1 लाख रुपया इनाम, जिसने सबसे ज़्यादा चौके मारे 1 लाख रुपया इनाम, छक्के मारे 1 लाख रुपया इनाम। और यहाँ पे मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया जाता है, तो फिर आप प्लीज़ कंपेयर ना करें तो बेहतर है। तो अजीज़ दोस्तों, ये आज का हिसाब किताब था मेरा आपके सामने, और ये है कि आप सबसे विनती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को जारी रख सकें। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।